नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और आप सुन रहे हैं वर्मा स्टोरीज। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज की एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो आज भी कई घरों के बंद दरवाजों के पीछे सांस ले रही है। यह कहानी है एक पिता के अनगिनत बलिदानों की, एक लालची परिवार के घिनौने सच की और सबसे बढ़कर एक ऐसी बेटी के स्वाभिमान की जिसने अपनी डोली उठने से पहले समाज की खोखली सोच की अर्थी उठा दी। अपनी आंखें बंद कीजिए और इस कहानी को महसूस कीजिए। शादी का माहौल था। चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी जगमगा रही थी। शहनाई की मधुर धुन से पूरा विवाह स्थल गूंज रहा था। मेहमानों के चेहरों पर खुशी थी और हवा में फूलों और पकवानों की मीठी महक घुली हुई थी। लेकिन इस खुशी के माहौल के बीच मंडप से कुछ ही दूरी पर एक कमरे में जो चल रहा था, वह किसी भी पिता के दिल को चीर देने के लिए काफी था। दुल्हन अंजलि के पिता दीनदयाल जी, जिनके चेहरे पर अपनी बेटी की विदाई की खुशी और चिंता दोनों साफ झलक रही थी, हाथ जोड़े अपने समधी रमेश जी के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। समधी जी, यह आप क्या कह रहे हैं? फेरों का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। विक्रम बेटे को मंडप में भेजिए। दीनदयाल जी की आवाज कांप रही थी। रमेश जी, जो दूल्हे के पिता थे, अपने चेहरे पर एक कठोर और लालची मुस्कान लिए सोफे पर बैठे थे। उन्होंने बड़ी बेरुखी से कहा, मुहूर्त तो तब शुरू होगा ना दीनदयाल जी, जब हमारी शर्त पूरी होगी। मैंने क्या कहा था? विक्रम को अगले महीने अमेरिका जाना है। अपने बिजनेस के लिए हमें अभी के अभी 20 लाख रुपए कैश चाहिए, पूरे 20 लाख। दीनदयाल जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके माथे पर पसीना छलक आया। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारकर लगभग रमेश जी के पैरों में रखते हुए कहा, इतनी रात को मैं कहां से लाऊंगा समधी जी? आपने शादी से पहले 10 लाख रुपए मांगे थे, मैंने अपना इकलौता खेत बेचकर दे दिए। आपने बड़ी गाड़ी मांगी, मैंने वो भी कर्ज लेकर आपके दरवाजे पर खड़ी कर दी। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है समधी जी, मुझ पर रहम खाइए। तभी दूल्हा विक्रम, जो सोने की तारों वाली शेरवानी पहने हुए था, बड़ी बेशर्मी से आगे आया और बोला, तो फिर यह शादी भी नहीं बची है ससुर जी। मैं लाखों में एक हूं। क्लास 1 सरकारी इंजीनियर है आपका दामाद। अगर 20 लाख देकर आप मेरे अमेरिका के काम में मदद नहीं कर सकते तो अपनी बेटी को घर में बिठाकर रखिए। रमेश जी ने भी अपने बेटे की बात में सुर मिलाते हुए कहा, बाबूजी सही कह रहे हैं दीनदयाल, मेरी और मेरे बेटे की रेपुटेशन का सवाल है। अगर आप मेरे बेटे के बिजनेस के लिए इतना छोटा सा सपोर्ट नहीं कर सकते तो मैं अंजलि का भविष्य कैसे सुरक्षित करूंगा? यह 20 लाख मैं कोई अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूं, यह तो अंजलि के ही काम आएगा बाद में। दीनदयाल जी फफक कर रो पड़े। बेटा विक्रम, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम तो समझो, मैंने अपना खून पसीना एक करके ये शादी की है। अब बीच भंवर में मुझे ऐसे मत छोड़ो। मेरी अंजलि बहुत अच्छी है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगी। बस ये पैसों की जिद छोड़ दो बेटा। विक्रम के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उसने अपनी शेरवानी का कॉलर ठीक करते हुए कहा, अंजलि अच्छी है, ये मैं जानता हूं, पर अंकल, बिना 20 लाख कैश के मैं मंडप की एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ूंगा। आपके पास सिर्फ आधे घंटे का समय है। कमरे में सन्नाटा छा गया। दीनदयाल जी टूटकर जमीन पर बैठने ही वाले थे कि अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला। भारी लाल लहंगे और गहनों से सजी अंजलि दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में कोई शर्म या डर नहीं था, बल्कि एक धधकती हुई ज्वाला थी। उसने आगे बढ़कर अपने पिता को कंधों से पकड़ा और उठाया। रुक जाइए पापा, वो पगड़ी जमीन पर नहीं गिरेगी। अंजलि की आवाज में एक अजीब सी खनक और दृढ़ता थी। रमेश जी ने आंखें तरेरते हुए कहा, अंजलि बेटी, तू बीच में मत बोल, ये बड़ों का मामला है। दीनदयाल जी ने घबराते हुए अपनी बेटी को पीछे किया। बेटा, तू जा यहां से, मैं कुछ जुगाड़ करता हूं। अंजलि ने अपने पिता के हाथ को अपने हाथों में लिया और बहुत शांत लेकिन कठोर स्वर में बोली, बड़ों का मामला पापा? ये शादी मेरी हो रही है या कोई व्यापार चल रहा है? और आप किस बात का जुगाड़ कर रहे हैं एक ऐसे इंसान के लिए जो अपनी होने वाली पत्नी की कीमत 20 लाख रुपए लगा रहा है? रमेश जी आग बबूला हो गए। जुबान पर लगाम रखो बहू, बड़ों से ऐसे बात करते हैं? यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे बाप ने? अंजलि ने बिना पलक झपकाए रमेश जी की आंखों में देखा और कहा, संस्कार तो मुझे बहुत अच्छे मिले हैं रमेश अंकल, इतने अच्छे कि मुझे सही और गलत का फर्क बहुत अच्छी तरह समझ आता है।
और मुझे यह भी समझ आता है कि जो इंसान फेरों से ठीक पहले ब्लैकमेल कर रहा है वो कोई ससुराल वाला नहीं बल्कि एक अपराधी है। विक्रम तिलमिला उठा। वह अंजलि की तरफ उंगली उठाते हुए चीखा, अंजलि अपनी औकात में रहो, तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो। मैं एक क्लास 1 सरकारी अफसर हूं। मेरे पीछे लड़कियों की लाइन लगी है। अगर मैं आज यहां से बारात लेकर वापस चला गया ना तो जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहोगी, कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। अंजलि के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उसने बड़ी शांति से कहा, क्लास 1 सरकारी अफसर और अमेरिका में बिजनेस, सच में विक्रम? या मुझे वो सच सबको दिखाना चाहिए जो तुमने इस भारी शेरवानी के नीचे छिपा रखा है? अंजलि मुड़ी और उसने कमरे से बाहर आकर हॉल में खड़े सभी मेहमानों को आवाज दी, पापा, आप रोना बंद कीजिए और आप सब लोग ध्यान से सुनिए। आज मैं यहां सिर्फ अपनी शादी नहीं तोड़ूंगी बल्कि इस सो कॉल्ड सरकारी अफसर की वो पोल खोलूंगी जो हर उस पिता को देखनी चाहिए जो अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहा है। पूरे हॉल में कानाफूसी शुरू हो गई। संगीत बंद हो गया। विक्रम घबरा गया और अंजलि की तरफ झपटा। ये क्या बकवास है? बंद करो इसे। मेरा फोन दो अंजलि, दूर रहो मुझसे। अंजलि ने उसे पीछे धकेला और अपने हाथ में पकड़े कुछ कागज हवा में लहराए। आज तुम्हारी इस क्लास 1 अफसर की झूठी कुर्सी मैं सबके सामने तोड़ूंगी। पापा और यहाँ मौजूद सभी लोग ध्यान से देखिए विक्रम जी का सच। ये इनका सस्पेंशन लेटर है। पिछले 6 महीने से ये नौकरी पर नहीं है। इन पर सरकारी टेंडर पास करवाने के नाम पर घूस लेने का चार्ज लगा है और इन पर विभागीय जांच चल रही है। दीनदयाल जी सदमे में आ गए। सस्पेंड? समझी जी, ये अंजलि क्या कह रही है? आप तो कह रहे थे कि बेटे का प्रमोशन हुआ है। रमेश जी पसीना पसीना हो रहे थे लेकिन उन्होंने बात पलटने की कोशिश की। ये सब झूठ है। इस लड़की ने कोई नकली कागज बनवाए हैं इंटरनेट से हमारी बेइज्जती करने के लिए। अंजलि ने एक और कागज निकाला। नकली कागज रमेश अंकल? ये सूचना के अधिकार यानी आरटीआई की सर्टिफाइड कॉपी है। जब आपने पहली बार 10 लाख रुपए मांगे थे तभी मुझे आप लोगों की नीयत पर शक हो गया था। मैंने सरकारी पोर्टल पर इनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और आईडी नंबर चेक किया। पब्लिक डोमेन में सब कुछ दर्ज है। बस हम लड़की वाले लड़के की सरकारी नौकरी का नाम सुनकर इतने दब जाते हैं कि कभी सच चेक करने की हिम्मत ही नहीं करते। विक्रम अब बुरी तरह फंस चुका था पर उसने ढिठाई दिखाते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रही हो अंजलि। ये एक छोटी सी रूटीन इंक्वायरी है। कल मुझे क्लीन चिट मिल जाएगी और वो जो अमेरिका का बिजनेस है मेरा। अंजलि ने बीच में ही उसे टोक दिया और फोन की स्क्रीन सबकी तरफ घुमा दी। अमेरिका का बिजनेस? ये देखो अपना अमेरिका का बिजनेस। 3 अलग अलग बैंकों से 35 लाख का लोन, ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी का भारी कर्ज। ये जो 20 लाख तुम आज रात मेरे पापा से ऐंठना चाह रहे थे ना, वो अमेरिका जाने के लिए नहीं बल्कि बैंक के रिकवरी एजेंटों से अपनी चमड़ी बचाने के लिए चाहिए थे तुम्हें। दीनदयाल जी जमीन पर धंस से गए। हे भगवान, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, इतना बड़ा धोखा। अंजलि ने उन्हें उठाया और प्यार से कहा, धोखा नहीं पापा, ये एक बहुत बड़ी सीख है। हम लोग अंधों की तरह लड़कों की डिग्रियां और सरकारी नौकरी का टैग देखकर अपनी बेटियों को उनके हवाले कर देते हैं। कभी लड़के का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करते, कभी सिविल स्कोर या पुलिस रिकॉर्ड चेक करने की नहीं सोचते। आज अगर मैंने यह थोड़ी सी डिजिटल समझ नहीं दिखाई होती तो आपकी बेटी कल इन कर्ज वालों के धक्के खा रही होती। रमेश जी अब अपना असली रंग दिखा रहे थे। वे चिल्लाए, बहुत जुबान चल रही है तेरी। अगर इतनी ही बड़ी जासूस थी तो यह सब पहले क्यों नहीं बताया? आज फेरों के वक्त यह तमाशा क्यों कर रही है? हमें पहले ही मना कर देती। अंजलि की आंखें अंगारे बरसा रही थीं, क्योंकि मुझे आपका वो असली घिनौना चेहरा देखना था जो पैसे न मिलने पर बाहर आता है। अगर मैं पहले बताती तो आप लोग कोई नई झूठी कहानी बना देते। मुझे यह तमाशा आज सबके सामने करना था ताकि इस हॉल में बैठा हर बाप अपनी बेटी की शादी तय करने से पहले 100 बार लड़के का बैकग्राउंड चेक करे और हर लालची बाप को सबक मिले। विक्रम गुस्से से पागल हो गया। उसने अंजलि पर हाथ उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। बहुत हो गया तेरा नाटक। तूने मेरी इज्जत उछाली है ना? अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। लेकिन इससे पहले कि वह अंजलि को छू पाता, दीनदयाल जी ने विक्रम का हाथ हवा में ही दबोच लिया। जो पिता कुछ देर पहले गिड़गिड़ा रहा था, आज उसकी आंखों में एक शेर जैसी दहाड़ थी। अपनी हद में रहो विक्रम। मैंने अपनी बेटी का घर बसाने के लिए तुम्हारे पैर पकड़े थे, लेकिन अगर तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाने की कोशिश भी की ना
तो तुम्हारे हाथ उखाड़कर तुम्हारे ही हाथों में दे दूंगा। रमेश जी ने गुर्राते हुए कहा। बुढ़े, तेरी यह हिम्मत, तू मुझे धमका रहा है, ये बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें दीनदयाल। तुम भूल रहे हो कि तुम एक लड़की के बाप हो। समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें। आज बारात बिना दुल्हन के वापस जाएगी तो कल सुबह पूरा शहर तुम्हारी बेटी पर थूकेगा। अंजलि ने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखा और रमेश जी से कहा, समाज मुझ पर नहीं, आप लोगों पर थूकेगा रमेश अंकल। और यह लड़की का बाप होना कोई कमजोरी नहीं है, यह तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे पापा ने मुझे सिर्फ पाला नहीं है, मुझे पढ़ाया लिखाया है, काबिल बनाया है। दीनदयाल जी ने गर्व से अपना सीना चौड़ा किया। बिल्कुल सही कह रही है मेरी बच्ची, मैं कोई बेचारा बाप नहीं हूं। मुझे तो आज गर्व है अपनी बेटी पर, जिसने मुझे एक ऐसे घर में अपनी जान धकेलने से बचा लिया जो घर नहीं, लालचियों का अड्डा है। जाओ, ले जाओ अपनी यह बारात यहां से। रमेश जी मुड़े और जाते जाते झर उगलने लगे। हाँ हाँ, जा ही रहे हैं। और याद रखना दीनदयाल, ये मंडप से उठी हुई लड़की है, कोई खानदानी लड़का अब इसे अपनाएगा नहीं। जिंदगी भर तुम्हारे ही सीने पर बोझ बनकर बैठी रहेगी यह कलमुही। अंजलि मुस्कुराई। बोझ? रमेश अंकल, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मैं अपना खर्च खुद उठा सकती हूं और अपने पापा का भी। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ किसी लड़के से शादी करना नहीं है। एक लड़की की पहचान सिर्फ उसके पति या उसके ससुराल से नहीं होती, उसकी अपनी खुद की काबिलियत से होती है। लड़कियां अब बोझ नहीं, सहारा हैं। विक्रम ने अपने पिता का हाथ खींचा। बहुत हो गया तेरा ये महिला मुक्ति का भाषण। चलो बाबूजी, यहाँ इन गंवारों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी ये भिखारियों का घर है, 20 लाख तो ये जिंदगी भर में नहीं देख पाएंगे। चलिए बाहर। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़े, अंजलि ने जोर से आवाज दी, भैया, हॉल के मेन दरवाजे बंद कर दो और बाहर से ताला लगा दो। विक्रम और रमेश जी ठिठक गए। विक्रम मुड़ा और चिल्लाया, ये क्या बदतमीजी है? तुम हमें यहां बंधक नहीं बना सकते, ये गैर कानूनी है। पुलिस को बुला लूंगा मैं। तुमने क्या किया है ये? अंजलि ने शांति से अपने फोन की स्क्रीन लॉक करते हुए कहा। आपको तकलीफ करने की जरूरत ही नहीं है रमेश अंकल। पुलिस को मैंने आधे घंटे पहले ही फोन कर दिया था, बस वो रास्ते में ही होंगे। रमेश जी घबरा गए। पुलिस? किस जुर्म में? हमने कोई जुर्म नहीं किया है, हमारी मर्जी, हम शादी करें या ना करें। शादी टूटना कोई जुर्म नहीं है। शादी टूटना जुर्म नहीं है विक्रम, अंजलि ने कानून की बारीकी समझाते हुए कहा। लेकिन दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दहेज मांगना एक बहुत बड़ा और गैर जमानती अपराध है। तुमने और तुम्हारे पापा ने मुझसे और मेरे पापा से 20 लाख रुपए कैश मांगे। मेरे पास तुम्हारे वो सारे व्हाट्सएप मैसेज, बैंक डिटेल्स और कॉल रिकॉर्डिंग सुरक्षित हैं, डिजिटल सबूत हैं मेरे पास। रमेश जी के पसीने छूटने लगे। उन्होंने अचानक अपना लहजा बदला और गिड़गिड़ाने लगे। बेटा अंजलि, ये तुम क्या कर रही हो? घर की बात है, घर में सुलझा लेते हैं ना। पुलिस कचहरी में क्यों घसीट रही हो? बदनामी दोनों परिवारों की होगी बेटी। बदनामी आपकी होगी रमेश अंकल, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और ये घर की बात कहकर ही हमारे देश में रोज हजारों लड़कियों को दहेज की आग में जला दिया जाता है। जब लड़कियां बदनामी के डर से चुप रहती हैं, तभी आप जैसे अपराधियों की हिम्मत बढ़ती है। आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं कानूनी तौर पर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाऊंगी। तभी सायरन की आवाज गूंजी और पुलिस की एक टीम हॉल में दाखिल हुई। इंस्पेक्टर ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और कड़क आवाज में पूछा, पुलिस कंट्रोल रूम में यहां से फोन किसने किया था? क्या तमाशा चल रहा है यहां? अंजलि आगे आई। मैंने कॉल किया था इंस्पेक्टर सर। मेरा नाम अंजलि है और यहां तमाशा नहीं, एक अपराध हो रहा है। रमेश जी तुरंत इंस्पेक्टर के पैरों की तरफ झुके। अरे सर, कोई अपराध नहीं है, ये लड़की पागल हो गई है। हम तो शरीफ लोग हैं, ये अपनी मर्जी से शादी तोड़ रही है और हम पर झूठा इल्जाम लगा रही है। विक्रम भी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। जी सर, मैं खुद एक सरकारी अफसर हूं, मैं कानून की इज्जत करता हूं। सर, मेरा नाम विक्रम है, मैं आपकी हर बात का सम्मान करता हूं। यह लड़की और इसके घर वाले हमारे परिवार को फंसाना चाहते हैं। हमने 1 रुपए की भी मांग नहीं की है। इंस्पेक्टर ने अंजलि की तरफ देखा। क्या यह सच कह रहे हैं? अगर तुमने झूठी कंप्लेंट की है तो पुलिस का वक्त बर्बाद करने के जुर्म में तुम्हें भी अंदर कर सकता हूं। अंजलि बिल्कुल नहीं घबराई। बिल्कुल सर, अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो आप मुझे अभी अरेस्ट कर सकते हैं, पर पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। भैया, वो ऑडियो फाइल प्ले करो। पूरे हॉल के बड़े स्पीकर्स पर विक्रम की आवाज गूंजने लगी। सुनो अंजलि, अपने पापा को समझा देना, अगर मंडप में बैठने से पहले 20 लाख कैश
और अमेरिका की टिकट नहीं मिली तो बारात दरवाजे से ही वापस ले जाऊंगा। अंजलि ने इंस्पेक्टर को अपना फोन सौंपते हुए कहा, सर, यह मेरे फोन की कॉल रिकॉर्डिंग है। जब मैंने इनसे कहा कि पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं तो इन्होंने मुझे धमकाया। इसके अलावा मेरे पास इनके और रमेश अंकल के व्हाट्सएप मैसेजेस के स्क्रीनशॉट भी हैं जहां इन्होंने साफ साफ पैसों की लिस्ट भेजी है। ये सब मैंने पुलिस की ईमेल आईडी पर फॉरवर्ड कर दिया है। इंस्पेक्टर ने विक्रम को घूरते हुए देखा। तो तू सरकारी अफसर है? अपनी कुर्सी का रोब दिखाकर एक गरीब बाप को लूट रहा था। तेरे जैसे पढ़े लिखे भेड़ियों ने ही समाज में गंदगी फैला रखी है। हवलदार, हथकड़ी लगाओ इन दोनों बाप बेटे को। दहेज मांगने और ब्लैकमेल करने के जुर्म में इन्हें अभी थाने लेकर चलो। रमेश जी दीनदयाल जी के पैरों में गिर पड़े। दीनदयाल जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी जिंदगी भर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पुलिस केस मत कीजिए। मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। जो 10 लाख लिए थे वो भी वापस कर दूंगा। दीनदयाल जी ने अपने पैर पीछे खींच लिए। अब बहुत देर हो गई है समधी जी। जो आंसू मैंने पिछले 2 घंटों में बहाए हैं ना, वो आप जेल की सलाखों के पीछे बहाना। ये आपकी सजा नहीं, बल्कि आगे आने वाले उन सभी लालची लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो बेटियों को बिकाऊ माल समझते हैं। अचानक विक्रम जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में एक पागलपन था। बहुत खुश हो रही है ना तू अंजलि? तुझे लग रहा है तू जीत गई? सर, आप मेरी बात सुनिए। ये रिकॉर्डिंग झूठी है। ये लड़की एक बहुत बड़ा खेल खेल रही है। इंस्पेक्टर ने उसे कॉलर से पकड़ा। बकवास बंद कर। अब जो कहना है थाने में कहना। मैं बकवास नहीं कर रहा सर, विक्रम चीखा। आप इसे अरेस्ट कीजिए। इसने मुझसे यह बात छुपाई है कि यह पहले से ही किसी और की पत्नी है। इसने और इसके बाप ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। मेरे पास इसके खिलाफ ऐसा सबूत है जो अभी के अभी इस पूरी शादी को एक गैर कानूनी जुर्म साबित कर देगा। दीनदयाल जी का गुस्सा फूट पड़ा। तेरी जुबान खींच लूंगा मैं। मेरी फूल जैसी बच्ची पर इतना गंदा इल्जाम लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? विक्रम ने मुस्कुराते हुए इंस्पेक्टर से कहा, सर, मेरी शेरवानी की अंदर वाली जेब में मेरा फोन है। उसे निकालिए। उसकी गैलरी में एक प्रूफ नाम का फोल्डर है। जरा इन शरीफ लोगों को भी दिखाइए कि इस लड़की की असलियत क्या है। इंस्पेक्टर ने फोन निकाला और फोल्डर खोला। उसकी आंखें फैल गईं। अंजलि, ये क्या है? ये तो तुम्हारी ही फोटो है वरमाला पहने हुए किसी और आदमी के साथ, और इसके साथ यह एक मैरिज सर्टिफिकेट भी है। तुम पहले से शादीशुदा हो? हॉल में बैठे मेहमानों के बीच हलचल मच गई। हे भगवान, यह तो पहले से शादीशुदा निकली। लड़की तो बहुत तेज है। रमेश जी की जान में जान आ गई। देख लिया इंस्पेक्टर साहब, यह खुद एक चरित्रहीन और धोखेबाज लड़की है। यह हमें ब्लैकमेल कर रही थी। अब लगाइए इसे हथकड़ी। लेकिन अंजलि के चेहरे पर डर की जगह एक शांत मुस्कान थी। वह जोर से हंसी। बहुत बढ़िया विक्रम, तो तुम मुझे चुप कराने के लिए ये डीपफेक का घटिया हथियार लेकर आए थे। मुझे पता था तुम जैसे अपराधी आसानी से हार नहीं मानेंगे। दीनदयाल जी ने घबराकर पूछा, डीपफेक, ये क्या होता है अंजलि? अंजलि ने इंस्पेक्टर और सभी मेहमानों की तरफ मुड़कर कहा, सर, ये आज के डिजिटल जमाने का सबसे खतरनाक साइबर क्राइम है। किसी भी आम फोटो पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का इस्तेमाल करके किसी और का चेहरा लगा देना। देखिए सर, मेरी गर्दन के पास जो त्वचा का रंग है वो मेरे चेहरे के रंग से बिल्कुल अलग है। यहां एक साफ लाइन दिख रही है जहां चेहरा जोड़ा गया है, और बैकग्राउंड में जो शादी का बोर्ड लगा है उस पर लिखे हुए अक्षर उल्टे और धुंधले हैं। एआई से बनी नकली तस्वीरों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है। मेरी फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर को काटकर किसी और दुल्हन के शरीर पर चिपकाया गया है। विक्रम झल्लाया। झूठ बोल रही है ये। वो सर्टिफिकेट देखो, उसमें सरकारी मुहर लगी है। उसे कैसे झुठलाएगी? अंजलि ने अपने चचेरे भाई को इशारा किया। सरकारी मुहर? भैया, स्क्रीन पर भारत सरकार का मैरिज रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोलो। सर, किसी भी असली मैरिज सर्टिफिकेट पर एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो सरकार के पास दर्ज होता है। मैंने अभी इस सर्टिफिकेट का नंबर पोर्टल पर डाला है। देखिए स्क्रीन पर क्या लिखा आ रहा है, इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर। यह सर्टिफिकेट किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से बनाया गया एक सस्ता नकली कागज है। हॉल में सन्नाटा छा गया। सब अंजलि की होशियारी को दंग होकर देख रहे थे। अंजलि ने माइक हाथ में लिया और कहा, आप सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए। आज के जमाने में सिर्फ आंखों देखी डिजिटल चीजों पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। अगर कोई इंटरनेट से आपकी फोटो उठाकर उसका गलत इस्तेमाल करे या आपको ऐसी झूठी फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करे तो डर कर अपनी जान मत दीजिए, घबरा कर पैसे मत दीजिए।
तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत कीजिए या नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कीजिए। डरना नहीं है, लड़ना सीखना है। इंस्पेक्टर ने विक्रम को एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। शर्म कर बे, एक तो दहेज मांगता है, ऊपर से एक लड़की की इज्जत से खिलवाड़ करने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाता है। हवलदार, दहेज के केस के साथ साथ इस पर आईटी एक्ट और जालसाजी की गैर जमानती धाराएं भी लगाओ। इसकी जिंदगी तो अब जेल की चक्की पीसते हुए कटेगी। विक्रम घुटनों के बल गिर पड़ा और रमेश जी की तरफ देखने लगा। बाबूजी, मुझे बचा लीजिए। मैंने यह सब आपके कहने पर ही किया था। आपने ही कहा था कि इस लड़की को फंसाने के लिए कोई झूठा सबूत तैयार कर लो। रमेश जी ने तुरंत पल्ला झाड़ा। चुप कर बेवकूफ, तू मुझे क्यों फंसा रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। अंजलि आगे आई और बोली, एक मिनट इंस्पेक्टर सर, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है। विक्रम के फोन की गैलरी चेक करते हुए मुझे अभी अभी एक और चीज मिली है और वो जुर्म इतना बड़ा है कि रमेश अंकल भी सीधे अपने बेटे के साथ जेल जाएंगे। रमेश जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अंजलि ने फोन इंस्पेक्टर को दिखाया। तुम लोग इंसान हो या कोई गिरोह चला रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, ये शादी माफिया है। सब लोग स्क्रीन पर देखिए, ये हैं रमेश अंकल और इनके सो कॉल्ड सरकारी अफसर बेटे का असली बिजनेस। पहली प्रोफाइल में विक्रम का नाम विवेक है और ये एक प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर है। दूसरी प्रोफाइल में यह विराज नाम का एनआरआई है और हर प्रोफाइल के नीचे एक ही बात लिखी है, दहेज नहीं चाहिए, सिर्फ संस्कारी लड़की चाहिए। रमेश जी कांपने लगे। मुझे बोलने का एक मौका दो अंजलि बेटा, अंजलि ने कड़क आवाज में कहा। मौका? मौका तो आप लोगों ने उन 5 लड़कियों के परिवारों को नहीं दिया जिनके साथ आपने पिछले 2 साल में सगाई की है। हर सगाई में रमेश अंकल ने शगुन के नाम पर कभी 5 लाख, कभी 8 लाख रुपए लिए और फिर ठीक शादी से 15 दिन पहले सगाई टूट जाने की बदनामी के डर से किसी भी लड़की वाले ने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की और ये बाप बेटे उनके शगुन के पैसों से अपनी अय्याशी करते रहे। इंस्पेक्टर सर, उठाओ इस बूढ़े को भी और इसे भी हथकड़ी पहनाओ। इंस्पेक्टर ने रमेश जी का कॉलर पकड़ लिया। तूने संस्कारी लड़की मांगने के नाम पर अपनी उम्र की शर्म भी बेच खाई रमेश। ये ऑर्गेनाइज्ड साइबर फ्रॉड और चीटिंग का केस है। धोखाधड़ी के साथ साथ एक्सटॉर्शन का चार्ज भी लगाऊंगा। विक्रम फूट फूट कर रोने लगा। अंजलि, प्लीज मुझे बचा ले, मैं ये सारे पैसे लौटा दूंगा, मुझे जेल मत भेज, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अंजलि ने बहुत ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी जिंदगी तुमने खुद बर्बाद की है विक्रम, और तुम्हारी यह हालत देखकर अब कोई दूसरा विक्रम किसी बाप की पगड़ी उछालने से पहले 1000 बार सोचेगा। ले जाइए सर इन्हें, मुझे इनके चेहरे से भी घिन आ रही है। पुलिस उन दोनों लालची बाप बेटे को घसीटते हुए बाहर ले गई। उनके जाने के बाद हॉल में एक गहरी शांति छा गई। तभी दीनदयाल जी आगे बढ़े और उन्होंने अंजलि के सामने हाथ जोड़ लिए। अंजलि ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए। ये क्या कर रहे हैं पापा? आपके हाथ हमेशा मेरे सिर पर होने चाहिए, मेरे सामने जुड़े हुए नहीं। दीनदयाल जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैंने इंटरनेट पर उस लड़के की एक प्रोफाइल देखकर और उसकी मीठी मीठी बातों में आकर तेरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। अगर आज तूने ये हिम्मत और अपनी पढ़ाई का सही इस्तेमाल ना किया होता तो मैं तो जीते जी मर जाता। अंजलि ने अपने पिता के आंसू पोंछे और उन्हें गले से लगा लिया। नहीं पापा, मैं आपकी बेटी ही हूं और बेटियों को बेटा बनने की जरूरत नहीं होती, बस उन्हें सही शिक्षा और हिम्मत देने की जरूरत होती है। अंजलि ने वहां मौजूद सभी मेहमानों की तरफ देखकर कहा, आज यहां जितने भी लोग बैठे हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा। शादी तय करने से पहले खुद जाकर लड़के के दफ्तर, उनके पड़ोस और रिश्तेदारों से पूछताछ करना हमारा हक है। और सबसे जरूरी बात, अपनी बेटियों के लिए बैंक बैलेंस वाला लड़का ढूंढने से पहले अपनी बेटियों को इतना काबिल बनाइए कि वह अपना बैंक बैलेंस खुद बना सकें, क्योंकि जो लड़की आर्थिक रूप से आजाद होती है वह कभी किसी ब्लैकमेलर के आगे अपना सिर नहीं झुकाती। हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। दीनदयाल जी ने अपनी पगड़ी शान से पहनी और कहा, आज मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, लेकिन आज मेरी बेटी ने इस समाज की एक बहुत बड़ी बीमारी का जनाजा जरूर निकाल दिया है। भैया, खाना तैयार है ना? आज मेरी बेटी की इस जीत की खुशी में दावत होगी, कोई भी यहां से बिना खाना खाए नहीं जाएगा। अंजलि मुस्कुराई और बोली, और पापा, वो जो 20 लाख रुपए आपने मेरी शादी के लिए रखे थे ना, कल सुबह हम बैंक जाएंगे। मैं अपनी सेविंग्स और उन पैसों से आपका वो खेत वापस खरीदूंगी जो आपने इस शादी के लिए गिरवी रखा था। अब हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे।
पिता और पुत्री ने एक दूसरे को गले लगा लिया और हॉल में एक बार फिर से शहनाई की मंगल धुन बजने लगी। लेकिन इस बार यह धुन किसी विदाई की नहीं, बल्कि एक नए और आजाद जीवन की शुरुआत की थी। दोस्तों, यह थी अंजलि की कहानी। अगर हम सब अपनी बेटियों को अंजलि जैसी शिक्षा और आत्मविश्वास दें, तो समाज का कोई भी लालची भेड़िया उन्हें डरा नहीं सकता। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा, लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं वर्मा स्टोरीज की अगली कहानी में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और जागरूक रहिए। धन्यवाद।